हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी कहने का मतलब इसमें हमें किसी सॉलिड को सॉल्वेंट लिक्विड में डिसॉल्व करना है और एक सॉल्यूशन तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले बात हमें यह समझना पड़ेगा, एक छोटा सा टर्म हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानना है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा या देखा होगा क्या, कभी एक्सपेरिमेंट इस तरह से करिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कभी एक गिलास पानी लीजिए और उसमें चीनी आप डिसॉल्व करते चले जाइए, तो डिसॉल्व करते जाएंगे तो एक टाइम होगा कि पानी में शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे आप शुगर को ऐड करते जाएंगे डिसॉल्व होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर और डिसॉल्व नहीं हो रहा है वाटर में, और वो कहीं ना कहीं उस जो आप जिस भी पॉट में लेकर के कर रहे हो उसके नीचे कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि हर एक चीज में, हर एक सॉल्वेंट में और एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट जो किसी एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है फिक्स्ड टेम्परेचर पे, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। बात समझ पा रहे? तो हमारे पास हो सकता a solution in which no more solute can be added or can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. देखिए definition, a solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. ओके डियर स्टूडेंट, इसका मतलब वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जिसको हम किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में किसी निश्चित ताप पर, फिक्स्ड टेम्परेचर पर डिसॉल्व करते हैं, वही हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर उससे ज्यादा आपने डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्यूट, इसका मतलब ये हुआ कि वो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त बन जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट, जब हम लोग ये चीज पढ़ लेते तो हमारे पास एक टर्म आता है, वो टर्म क्या होता है, अब कैसे जानेंगे, एक फिनोमेना होता है। जैसे आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक फिनोमेना होता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, एक साम्यावस्था स्थापित होती है उस सॉलिड स्टेट जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं और उस अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल के बीच में। आप जानते हैं, मान लेते हैं कि एक बीकर आपने इस तरीके से लिया और इसमें आपने वाटर फिल कर लिया। क्या फिल कर लिया? वाटर। और क्या होता है कि जब आप इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं, एक मैंने लेयर बना दिया, ये लेयर डिसोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, डिसोल्यूशन। ओके, डिसोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, और कुछ पार्टिकल मैं यहां पे दिखा रहा हूं और ये पार्टिकल आपके अनडिसॉल्व में, अनडिसॉल्व सॉल्यूट है। अनडिसॉल्व सॉल्यूट का मतलब जो अभी तक घुला ही नहीं, ठीक है, यानी ये आपका क्या है, अनडिसॉल्व्ड
सॉलिड, अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ पार्टिकल्स आपके इसमें देख रहे हैं कि आप मूवमेंट इस तरीके से कर रहा होगा और इसके मूवमेंट को देखिए हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में ये चीज दिखाया गया ये से। क्यों, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे अभी। ये कंडीशन है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और आपके पास डिसोल्यूशन। यहाँ पे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है इस बारे में समझिए। जब हम किसी सॉलिड को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के थ्रू जो विलय होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने लगता है। बात समझ पा रहे हैं? वो परमिशन देता है, वो डिसोल्यूशन वो परमिशन देता है कि सॉल्वेंट के अंदर एंट्री करे और वो जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है वो एंट्री करने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट में एक परमिशन देता है या इंसिस्ट करता है, ऐसे समझिए, प्रेरित करता है इस तरीके से ताकि वो सॉल्वेंट में जाए और डिसॉल्व हो। लेकिन इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डिसोल्यूशन। लेकिन जैसे जैसे सैचुरेटेड होने के बाद हमने क्या किया, पार्टिकल को और ऐड करते चले गए। तो जब पार्टिकल को ऐड करते हुए चले जाते तो हमारे जो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसका मूवमेंट, आपके जो अनडिसॉल्व पार्टिकल होता है इसका मूवमेंट आपके इस तरीके होता है और जो आपके डिसॉल्व है ऑलरेडी उसका मूवमेंट आपके किधर की ओर होता है, इस तरफ होता है। यानी कहने का मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो घुलनशीलता होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब घुलनशीलता कम हो जाती है तो आपके पास घुलनशीलता कम होने के बाद एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो हमें प्राप्त होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप बनने लगता है। बात समझ पा रहे हैं? अवक्षेप बनने लगता है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये जो सॉलिड है जो सॉल्यूशन के अंदर है और जो एक सॉलिड है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जाता है तो एक दोनों के बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, एक दिखा सकते हैं सॉलिड, और ये सॉलिड किसमें आपके पास? ये सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन का मतलब आपके पास उस विलयन में है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इन सॉल्यूशन, ये जो सॉलिड है इन सॉल्यूशन। बात समझ पा रहे? इसके बीच में और सॉलिड जो दूसरा है आपके पास सॉलिड, ये आपका कौन सा है? अनडिसॉल्व सॉलिड है। ये कैसा है? अनडिसॉल्व, अनडिसॉल्व सॉलिड, ठीक है। यानी ये जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऐड करते जाएंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वो हमें अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देगा, और प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देगा तो वो जब प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देगा ये, और जो आपके डिसॉल्व पार्टिकल्स है, जो अनडिसॉल्व और डिसॉल्व जो पार्टिकल्स आपके सॉल्यूशन में, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा इस मैनर में। यानी जो सॉलिड होगा, सॉल्यूशन में जो सॉलिड होगा ये इधर की तरफ मूवमेंट करेगा और जो अनडिसॉल्व सॉलिड होगा वो इधर की तरफ मूवमेंट करेगा और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम आपका सेटअप हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जब ये चीज सेटअप हो जाता है तो हमारे पास रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन दोनों यहाँ पे आकर के बराबर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपको हिंदी बोलते से घुलन की दर तथा अवक्षेपण की दर दोनों हमारा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल ऐड करते चले जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद। ओके डियर स्टूडेंट, इतनी सी चीज जब हमें समझ में आता है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आइए इसी में समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन क्या है इस बारे में समझना है। मैकेनिज्म क्या होता है? तो मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। दो तरीके से हो सकता है मैकेनिज्म। एक तो मैकेनिज्म या डिसोल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की वजह से हो सकता है या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये सॉल्वेशन वर्ड कहां से आया ये बात समझना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन।
ओके डियर स्टूडेंट, तो मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, एक पहला हो सकता है डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, और दूसरा हो सकता है डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात करेंगे डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं विलायक संकरण द्वारा घुलन। इसे क्या बोलते हैं? विलायक संकरण द्वारा घुलन। यहां पे बात समझिए, विलायक संकरण क्या होता है? आपको पता है डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन वर्ड का मतलब ये होता है, ये इस चीज को बयां करता है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपका सॉल्वेशन नहीं होगा। और इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे पोलरिटी ऑफ वाटर के पोलरिटी पे डिपेंड करता है। और पोलरिटी मतलब आप जानते हैं कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें पोलर ही सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, और पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। कहीं कहीं हमारा नॉन पोलर भी डिसॉल्व होता है, और वो क्यों होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से होता है। जैसे ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन करते हैं, शुगर के बारे में बोलते हैं, यूरिया के बारे में बोलते हैं, या अमोनिया के बारे में बोलते हैं। ये आपका नॉन पोलर है लेकिन फिर भी वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ में। जबकि कुछ ऐसे हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, आप साल्ट जानते हैं, इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं, जो भी साल्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वो पोलर होता है। और पोलर डिसॉल्व, पोलर लाइक डिसॉल्व, लाइक एक वर्ड आपने सुन रखा, उसी बेस पे ये काम करता है। कैसे काम करता है ये बात भी हमें समझना होगा। एक मैकेनिज्म जबकि यहाँ पे लिख रखा है, तो मैकेनिज्म के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, तो यहाँ पे सॉल्वेशन का मतलब ही समझ जाइए, द इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन का नाम देते हैं। आइए अब हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमने वाटर के बारे में बोला कि वाटर हमारा बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना गया। और पोलर जितने भी चीज़ है वो सब इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे डिसॉल्व हो जाएंगे अब इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड को हमने क्या किया, इस तरीके से हमारे पास आयनिक ये है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस, सॉरी दूसरा मार्कर ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, नहीं सभी एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होंगे क्योंकि आपके ये क्रिस्टल फॉर्म में, ये बात आपको पता है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा लार्ज बना देते हैं ताकि समझने में आसान हो। ठीक, ये आपका कोई आयनिक क्रिस्टल है और जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसे है कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत आसान है, आपको अभी तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में ये एक आयनिक फॉर्म है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बात समझ पा रहे हैं? फिर आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कंडीशन होगा। आपको पता है जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो वाटर आपका पोलर है, आपको पता है दो पोल का फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन और नेगेटिव इन होगा। तो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है, इस तरीके से सेटअप कर लेता है कि दोनों का जो अपोजिट एंड होते हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स होते हैं, एक दूसरे की तरफ होते हैं, और एक दूसरे की तरफ जब होते हैं तो वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन फोर्स जो यहाँ पे लगता है जिसे हम सॉल्वेशन प्रोसेस मान दिया था। अब हम समझते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे काम करता है। अब कोई वाटर मॉलिक्यूल है, मान लेते कि मैं इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, और एक वाटर मॉलिक्यूल ये हमारे पास,
ध्यान दीजिएगा। और ये कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा और फिर इसका जो पकड़ होगा इसके साथ में इस चीज को लूज करेगा। ठीक क्लियर स्टूडेंट? आपको पता है ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंड इस तरफ डाइवर्ट होगा, पॉजिटिव इंड इस तरफ डाइवर्ट होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंड इस तरफ डाइवर्ट होगा, पॉजिटिव इंड इस तरफ से डाइवर्ट होगा। ठीक, और जब ये डाइवर्ट होगा तो क्या करेगा, ये एक अपनी तरफ इसको खींचने लगेगा वाटर। जब खींचने लगेगा तो ये पार्टिकल्स, ये जो क्रिस्टल में से ये छोटा सा पार्टिकल आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाएगा तो इस मैनर में होगा ये नेगेटिव चार्ज, और चारों तरफ से आपके वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से आपके डाइवर्ट होंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल भी है। अगर ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है। इसका पॉजिटिव इंड, पॉजिटिव इंड, पॉजिटिव इंड, पॉजिटिव इंड, पॉजिटिव इंड, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से चारों तरफ से पॉजिटिव इंड ने इसको ये रखा। ठीक है, ये पार्शियल आपके पास जो ये दिखाना चाहिए था, ये कुछ इस टाइप से दिखाना चाहिए था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि ये बनाने का यहाँ पे है नहीं तो मैंने सिर्फ प्लस माइनस दिखा रखा है, इस चीज से आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि हमारा ये इस मैनर में होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब जब इसके बीच में लगता है तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसके अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है, जिसके वजह से इस लैटिस एनर्जी लूज पड़ जाता है कंपैरिजन टू इस अट्रैक्शन फोर्स, और पार्टिकल यहाँ से अलग हो जाता है। हमेशा एक चीज जान लीजिए, जब अपोजिट चार्ज के बीच में एक आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जब आपके हाई होते देन क्रिस्टल लैटिस, देन लैटिस एनर्जी हम बोल सकते हैं यहाँ पे लैटिस एनर्जी। जब लैटिस एनर्जी से ये एनर्जी हाई होती है तो उस कंडीशन में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपके पास एनर्जी होगी इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या एनर्जी बोलेंगे? हाइड्रेशन। वाटर का इस तरीके से एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना तो ये एनर्जी रिलीज होना, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। वो जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है हाइड्रेशन एनर्जी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी जब लैटिस एनर्जी से आपका ग्रेटर होगा तभी जाकर के इस पूरे क्रिस्टल में से आयन आपके अलग होंगे, डिसोसिएट होंगे, तभी ये डिसॉल्व होगा। अगर लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है तो कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये बात भी समझ में आनी चाहिए। दैट मीन्स द हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो आपका होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो आपका ग्रेटर होनी चाहिए किससे? लैटिस एनर्जी से। जब लैटिस एनर्जी से ग्रेटर होगा तभी जाकर के कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, ये चीज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसे हाइड्रेशन एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं। सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं क्योंकि आपने देखा सॉल्वेशन का मतलब एक इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, लेकिन वाटर के केस में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर ना होकर के कोई अदर सॉल्वेंट भी आपका हो सकता था। ओके डियर स्टूडेंट, इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई। तो इससे यही हमारा प्रोसेस होता है किसी आयनिक का किसी वाटर के साथ में डिसॉल्व होना। जब ये चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते यहाँ पे dissolutions due to hydrogen bond. Okay dear student, second one is dissolutions due to hydrogen bond.
आपको यहाँ पे दो चीज समझाना था, एक सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन का मतलब, और सॉल्वेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी से कंपेयर। अब बात आती है लैटिस एनर्जी का, तो वो जो लैटिस आपका बना हुआ है तो एक एनर्जी है उसके बीच में, बात समझ पा रहे हैं, उस जाला के बीच में एक एनर्जी है, उस एनर्जी को ब्रेक करके आपका हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगा, तभी जाकर के डिसोल्यूशन होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते जो कोवेलेंट होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व होता है। कोवेलेंट होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व तभी हो रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तभी जाकर के वो उसके साथ डिसॉल्व, जैसे हमारा यूरिया होता है, शुगर होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। और एक टॉपिक हमारे पास है शुगर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इस बारे में समझिए। तो इस बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जो हमारे पास शुगर होता है जिसका फार्मूला आप जानते हैं C12H22O11, शुगर का फार्मूला C12H22 वो 11 की बात करते हैं। जब इस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद इसका जो हाइड्रोक्सी पार्ट होता है इस तरीके से होता है, तो ये हाइड्रोक्सी पार्ट होता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये आपके जो वाटर आपका होता है इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, इस तरीके से एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। जब इंटरेक्ट करता है तभी जाकर के ये बाइंड अप होता है, और बाइंड अप किस तरीके से होंगे, ये आपके कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन पार्शियल ये आपके पॉजिटिव थे, ये पार्शियल नेगेटिव थे, ये आपके इसके साथ में डॉटेड बॉन्ड से इस तरीके से दिखाएंगे, डैश से दिखाएंगे, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव था, ऑक्सीजन फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इस मैनर में था, ये कंडीशंस, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव। तो आपने देखा कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डैश से हमने दिखाया जो अट्रैक्शन फोर्स को बयां करता है, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने शुगर के केस में दिखा, बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपका यूरिया, अमोनिया कुछ इसी टाइप से आपके जुड़े। ये सिर्फ हमने एक छोटे से टर्म को दिखा, ये फ्रैगमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा। इधर का पोर्शन हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि और जो आपके पास कार्बन है उसको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ हाइड्रोक्सी पार्ट को देखना है शुगर के। ये शुगर फ्रेगरेंस ऑफ शुगर फ्रेगमेंट्स ऑफ शुगर का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये चीज, ये आपका वाटर हो गया, और ये आपके दोनों का मिक्सअप हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के। ओके डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।